लखनऊ से 820 किलोमीटर गंगोत्री की यात्रा, फिर गंगोत्री से 45 किलोमीटर के आसपास यमुनोत्री की यात्रा और फिर यमुनोत्री से वापस ऋषिकेश होते हुए लखनऊ आने की कहानी। ये है मेरी लाइफ की सेल्फ ड्राइविंग की सबसे लंबी जर्नी जो मैं आपको सुना रही हूँ। यस, एपिसोड्स तो ज्यादा हो गए हैं, पर चूंकि कहानी लंबी है इसीलिए एपिसोड्स भी ज्यादा हुए हैं। मैं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा में आपको एक बार फिर से कमांद के उस होटल में ले चल रही हूँ जहाँ हम सब ने यमुनोत्री से लौटने के बाद एक रात गुजारी। तो कमांद के उस होटल में चेक इन करने के बाद और फ्रेश होने के बाद और मम्मी के ढेर सारे कपड़े धोने के बाद और उन्हें कमरे में जगह जगह पर लटकाने के बाद हम सब थके हारे वापस उसी तिकोनी टेरेस पर आकर बैठ गए जहाँ से पूरा कमांद दिखाई पड़ रहा था। और रात को घर घर जलती हुई जो बिजली थी, लग रहा था जैसे पहाड़ों पे तारे टिमटिमा रहे हैं, वो भी जमीन पर। तो जहाँ पूरा आसमान ऊपर तारों से भरा हुआ था, सामने पहाड़ों पर भी तारे चमक रहे थे और बहुत ही मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त एक बार फिर से हमारा मन इतना ठंडा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आपको एक और अपनी लाइफ की फनी बात बताती हूँ। हम लोग ना जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमें भीड़ फॉलो कर ही लेती है। तो मैं अक्सर अपने भाई से, अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी, जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है हमें उनके पास जाना चाहिए। तो हम जैसे ही पहुंचेंगे उनके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी खाली सा रेस्टोरेंट हो और हम वहां जाकर बैठे, अचानक वो रेस्टोरेंट भर जाता है। हम किसी होटल में रुके जहां कोई ना रुका हो, अचानक से ढेर सारे गेस्ट उसमें आकर रुकने लगते हैं। हम किसी शॉप में कुछ खरीदने जाए जहां कोई कुछ नहीं खरीद रहा होता है, अचानक से उस शॉप में बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं। ये हमारे साथ एक बार नहीं, ये हमारे साथ कई बार हुआ है। और यही कमांद में भी हुआ। एक पूरी यात्रियों से भरी हुई बस वहां आकर रुक गई और फिर वो सब लोग उस होटल में चेक इन कर चुके थे। बस एक ही बात थी कि बस वाले लोग अपना खाना खुद बना रहे थे। तो नीचे का जो पार्किंग एरिया था वो उन बस वालों को दे दिया गया था अपना खाना बनाने के लिए। आपको पता है, ये जो यात्री बस में सफर करते हैं ये अपने खाने का पूरा सामान बर्तन समेत बस में रखते हैं और जहाँ भी बस रुकती है ये सब लोग अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर सबको कतार में बिठाकर खाना परोसा जाता है। ये मैंने एक जगह नहीं, ये मैंने कई जगह देखा। अच्छा, पहाड़ों की जर्नी पर एक और बात मैं आपको बता दूं। आप कैश हमेशा अपने साथ रखिए। भले ही इंडिया डिजिटल हो गया है, लेकिन पहाड़ों पर चूंकि इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो काफी अफेक्टेड रहती हैं और अलग अलग नेटवर्क आते नहीं हैं। जैसे पहाड़ों पे मैंने देखा है अक्सर जियो का नेटवर्क चलता है, एयरटेल का नेटवर्क चलता है। तो जब आप पहाड़ पे, रिमोट पहाड़ पे जर्नी करते हैं तो वहां पे आपको एटीएम्स नहीं मिलते हैं और वहां पे कोई डिजिटल पेमेंट भी लेता नहीं है, इसलिए कैश ही आपका अकेला सहारा होता है। दूसरी बात, गाड़ी में हमेशा पेट्रोल फुल रखना चाहिए क्योंकि पेट्रोल पंप्स बहुत दूर दूर पे होते हैं। हाँ, छोटी छोटी दुकानों पर एक एक बोतल में जरूर पेट्रोल बिकता है, पर सोचिए ना, अगर आपकी कार बड़ी है तो आप उसमें कितना बोतल पेट्रोल डालेंगे? वो भी आपको लिमिटेड ही मिलता है, 2-3 बोतल से ज्यादा आपको नहीं दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ के लोकल 2 व्हीलर्स के लिए होता है। ये ज्ञान की बातें तो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक यमी बात बताती हूँ। कभी आपने पहाड़ी बिस्किट खाए हैं? बहुत टेस्टी होते हैं पहाड़ी बिस्किट। खूब बड़े से होते हैं, बिल्कुल रोटी के बराबर होते हैं, लेकिन एक बिस्किट खाइए तो मुंह में ऐसे घुल जाता है जैसे मक्खन और टेस्ट तो पूरा जुबान पे फैल जाता है। भाई, मैं जब भी पहाड़ पे जाती हूँ ना, मैं ये पहाड़ी अमेजिंग बिस्किट जरूर ढूंढती हूँ। तो हमने कमान में भी जब हम रुके तो उस टेरेस पर ही जो शॉप थी जहाँ हम मैगी खाने वाले थे,
वहां पर मुझे वो बिस्किट दिख गए। तो हमने फटाफट आओ देखा न ताओ, ढेर सारे बिस्किट्स हमने खरीद लिए और एक बैग हमारा पूरा उन बिस्किट से भर गया। बट एनीवे, बिस्किट्स भी अमेजिंग थे, रात की मैगी और कॉफी एक बार फिर से अमेजिंग थी, और पहाड़ी आलू के पराठों का तो कहना ही क्या होता है। मेरे भाई ने आलू का पराठा खाया और हम सब ने मैगी खाई, और मीरा मौसी के साथ हम सब मिल करके पहाड़ पे टहलने निकल गए नाइट वॉक में। क्या रात थी वो। मम्मी को चैन की नींद सुला करके बिस्तर पे सेट करके जब हम एक दूसरे के हाथ पकड़ करके पहाड़ पे वॉक कर रहे थे और पहाड़ी पे टिमटिमाते हुए घरों की रोशनी को देख रहे थे, एक बार मैंने फिर से दिल में भगवान जी को थैंक यू बोला। मैंने कहा, बाकी आप मेरी चाहे बात माने या ना माने, पर लाइफ में आप मेरे को जो ये एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं ना, ये भी आपकी काफी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। क्योंकि सच में हर किसी इंसान को इस तरह से जर्नी करने का मौका नहीं मिलता है। और एक बार फिर से मैंने मीरा मौसी को तंग करते हुए कहा, मीरा मौसी, आपके मुकेश साहब ने तो धोखा दिया, लेकिन देखिए ना, उनके धोखा देने की वजह से हमारी जर्नी और भी औसम हो गई है। मीरा मौसी तो मुस्कुराती रही और बार बार हमसे कहती रही, मीरा एक बार फोन करके पूछ लो ना उस होटल वाले से कि मुकेश वो गजक ले गया था कि नहीं। मैंने आपको बताया था ना, उत्तरकाशी के उस होटल में वो गजक छोड़कर आई थी उनके फोन नंबर के साथ कि मुकेश भैया आएंगे और उस गजक को वहां से ले जाएंगे। मीरा मौसी सच में बहुत प्यारी है। तो कमांड में नाइट वॉक लेते हुए मीरा मौसी से ढेर सारे किस्से एक बार फिर से सुनते हुए कितनी देर तक हम रात को टहलते रहे, हमको वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा, क्योंकि हमारा दिन काफी कड़ा गुजरा था। वो यमुनोत्री का पथरीला दलदल वाला रास्ता तय किया, गाड़ी को हमने धूप में पसीना बहाते हुए सही करवाया, मम्मी की वॉमिटिंग को साफ करके हर 10-10 किलोमीटर पे कपड़े बदलवाए। इतने थक चुके थे हम मेंटली और फिजिकली कि क्या बताएं। ऐसे में जब कमांड में इतना खूबसूरत माहौल मिला तो भाई मन हुआ कि एक एक पल को जी लिया जाए, और वही हमने किया भी। देखिए, जिंदगी बिताने के दो रास्ते हैं, एक तो आप जिंदगी गुजारें और दूसरा आप जिंदगी जिएं। मेरा लॉ कहता है, यानी वीरा का लॉ कहता है, जिंदगी को जीना चाहिए। हर पल जो आपके आगे चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर पल अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। हर पल अपनी सोच को, अपने मोटिवेशन को, अपने इम्पल्सेस को चेक करना चाहिए। तभी तो हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे ना कि हमें क्या क्या खासियत है। मैंने देखा है जनरली लोग कुछ भी नया करने से कतराते हैं, चैलेंजेस लेने से डरते हैं, नया रास्ता लेने से डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, तो आप जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आप उस सेफ जोन से बाहर आकर रिस्क लेते हैं तो आप जिंदगी जी रहे हैं। तो भाई, मैं तो विश्वास करती हूँ जिंदगी जीने में। और कमान में रात गुजारने के बाद अगले दिन हम लोग ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। पर सरप्राइजेस हमेशा मेरे साथ लगे रहते हैं। रास्ते में एक छोटा सा स्लीपी सा टाउन आया ऋषिकेश से थोड़ा पहले, जिसका नाम है नरेंद्र नगर। शायद उस वक्त वहां बरसात हुई होगी, तो ढेर सारे बादल नरेंद्र नगर में हमारे सर पे मंडराने लगे। हाँ, सड़कों पे बादल थे, और पता है ढलान पे इतनी सारी शॉप्स लाइन से थी कि हमें लगा कि हम दिल्ली के जनपद में टहल रहे हैं। वो भी छोटा सा कस्बा है और एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आप कभी ऋषिकेश अगर जाएं तो आप नरेंद्र नगर का भी एक चक्कर जरूर लगाइएगा। और हाँ, लौटते वक्त हमने अपना रूट थोड़ा सा चेंज किया था, तो इस बार हम टिहरी न जाकर चंबा होते हुए वापस आए थे। चंबा शहर भी बहुत खूबसूरत है। वो हिमाचल वाला चंबा नहीं, ये उत्तराखंड वाला चंबा है। वो भी काफी खूबसूरत जगह है। तो एक ट्रिप आप चंबा की भी प्लान कर सकते हैं।
हमने तो चंबा में स्टे नहीं लिया क्योंकि हमें ऋषिकेश वापस आना था, पर आप अगर कभी अपनी जर्नी को प्लान करें तो आप टिहरी, चंबा और नरेंद्र नगर का भी एक रूट प्लान कर सकते हैं। ये तीनों जगह बहुत खूबसूरत हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री की हसीन वादियों में अपने 8-9 दिन गुजारने के बाद हम फाइनली ऋषिकेश वापस आ गए और लक्ष्मण चौक पर होटल योग स्टे में हम रुक गए। लक्ष्मण चौक के ठीक सामने बना है ये होटल। मैं जब पहले ऋषिकेश गई थी तो मैं रामझूले के पास ही रुकी थी, पर एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं ऋषिकेश रात को पहुंची तो मैंने कहा थोड़ा आगे चल के देखते हैं, और अचानक से हमने लक्ष्मण झूले को डिस्कवर किया। उससे पहले मैं उस एरिया में नहीं गई थी, और जब मैं लक्ष्मण झूला पहुंची तब मुझे पता चला कि ऋषिकेश की असली सोल यहाँ पर बसती है। तब से हर साल मैंने ऋषिकेश जाकर लक्ष्मण चौक पे ही रुकना शुरू कर दिया। ऋषिकेश मेरे दिल के उतना ही करीब है जितना कि जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी को मैं अपना मायका कहती हूँ, तो ऋषिकेश को भी मैं अपना सेकंड होम कहती हूँ। हमारा जब मन करता है मैं गाड़ी उठाती हूँ और हम ऋषिकेश की ओर चल देते हैं। बस आपके पास 4 दिन हो तो आप ऋषिकेश की यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो ऋषिकेश पहुंच करके शाम को एक बार फिर से हम गंगा के किनारे जाकर बैठ गए, और फिर वहां से हम मार्केट घूमते हुए अपने फेवरेट होटल ममता होटल में आए, जहां का डोसा और उत्तपम ये दोनों ही हम सबको बहुत पसंद है। अच्छा, ऋषिकेश में एक और बहुत प्यारी बात है। यहाँ आकर जो रौनक आपको देखने को मिलती है ना, और जो 2 कल्चर्स आपको मिलते हैं, जो विदेशी आपको भारतीय रंग में घुले हुए मिलते हैं, तो आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी ओर आपको हर कोई योगा टीचर बना हुआ नजर आता है। ऋषिकेश को योगा नगरी भी कहा जाने लग गया है, पर मुझे बहुत अफसोस होता है। इस चक्कर में अच्छे मेरे रुकने के जो ठिकाने थे वो सब योग स्टे में बदल गए हैं, यानी वो सारी जगह फॉरेनर्स को ल्योर करने के लिए बना दी गई हैं। एक्चुअली लक्ष्मण चौक पे पहले सामने एक बहुत खूबसूरत सी धर्मशाला हुआ करती थी। अब वो धर्मशाला भी योग स्टे बना दी गई है। बट एनीवे, हमें तो एक अच्छा होटल मिल ही चुका था जहां हम रुकते थे। तो 2 दिन ऋषिकेश में रुक करके, लक्ष्मण झूले को क्रॉस करके उस पार जाकर गंगा जी के किनारे बालू के तट पर बैठ करके जो हम शांति का अनुभव महसूस करते थे, वो भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बस तो 2 दिन ऋषिकेश में और स्पेंड करने के बाद मैं अपनी यौन को लेकर वापस लखनऊ आ गई, सेफ एंड साउंड एंड वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जर्नी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी थी, जहां मैंने अपने आप को चैलेंज किया था, फिजिकली और मेंटली। एक्सपीरियंसेस तो लाजवाब रहे थे। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि यमुनोत्री और गंगोत्री की एक जर्नी आपको जरूर प्लान करनी चाहिए। इसी के साथ साथ इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जो मेरा ट्रैवलॉग था, जिसके 20 डेस्टिनेशंस मैं अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू कवर कर रही थी, उसका तो दी एंड आ गया है। पर मुझे लगता है कि मुझे अपनी ट्रैवलिंग स्टोरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो मैं आपको और भी यात्राएं कराने के मूड में आ गई हूँ। आप बस मेरी दुनिया विद वीरा में मेरे साथ रहिए और मैं आपको और भी जर्नीज पर ले चलूंगी। जैसे कि मेरी अगली जर्नी होगी लेह लद्दाख की। तो मेरे पॉडकास्ट को अगर ये पसंद आया है, इसके चारों पार्ट्स आप औरों के साथ शेयर करिए, इन्हें सुनिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अपडेट्स को जरूर लीजिए। और हाँ, हर हफ्ते मेरे नए एपिसोड का इंतजार जरूर करिए। मेरे अगले पॉडकास्ट आने तक अपना ख्याल रखिए।